आज मैं आपको कृतिका कृतिका भाग 1 का लेसन नंबर 4 माटी वाली पढ़ना चाहता हूँ। शीर्षक है माटी वाली। इस पाठ के लेखक हैं विद्यासागर भाटिया। देखिए, इस साल आपकी पुस्तक कृतिका में पाठ 2 मेरे संग की औरतें, पाठ 3 पेड़ की हड्डी, पाठ 4 माटी वाली, ये 3 लेसन बाकी लेसन को हटा। इसलिए आपको इस साल ये 3 लेसन पढ़ने, कृतिका भाग 1, पाठ 2 मेरे संग की औरतें, पाठ 3 पेड़ की हड्डी, पाठ 4 माटी। तो माटी वाली, जैसा इस पाठ का शीर्षक है, माटी वाली मतलब माटी बेचने वाली महिला, माटी बेचने वाली औरत है। तो इस कहानी में हम देखेंगे कि माटी वाली एक औरत है और वो किस प्रकार मेहनत मजदूरी, गरीब औरत है, अभावग्रस्त बेसहारा औरत है, किस प्रकार वह कठिन काम करके अपना गुजर बसर कर रही है। और इस कहानी में विस्थापन की समस्या को उठाया गया है। विस्थापन मतलब क्या होता है? देखिए, किसी गांव में, आसपास जगह में, किसी गांव के आसपास जगह में सरकार यदि कोई बांध बनाती है तो उस गांव के लोगों को वो स्थान छोड़कर किसी दूसरी जगह जाना पड़ता है। इसी को विस्थापन कहते हैं। और जो गांव के लोग हैं उनको जमीन के अनुसार, उनके पट्टे के अनुसार, उनकी संपत्ति के अनुसार प्रमाण के आधार पर उनको सरकार उस जमीन को छोड़ने के बदले में पैसे देती है। तो ये विस्थापन क्या जाता है। तो एक बूढ़ी औरत है, एक बूढ़ी औरत है जो अत्यंत गरीब है। टिहरी शहर वाले माटी वाले के नाम से इसे सब जानते हैं। वह माटा खान से मिट्टी खोद कर लाती हैं और प्रत्येक घर में दे देती है, क्योंकि लाल मिट्टी की आवश्यकता प्रत्येक घर में रहती है। वह औरत अत्यंत गरीब है और इतनी मेहनत करने के बाद भी उसे बड़ी मुश्किल से 2 रोटी नसीब होती है। घर में उसका एक पति है जो वृद्ध है, कमजोर है और कोई काम करने में असमर्थ है। वो पति माटी वाली पर ही आश्रित है, यानी माटी वाली जो कमाई करती हैं उसी से उसके पति का भी गुजारा होता है। वह जिन घरों में मिट्टी देने का कार्य करती थी, माटी वाली औरत जिन घरों में मिट्टी देने का काम करती थी, वहाँ से उसे कुछ रोटियां भी मिल जाती थी, कभी कभी चाय पीने के लिए भी मिल जाती थी। तब वह बहुत खुश होती थी। एक दिन उसे एक घर से 2 रोटियां मिलती हैं, जिनमें से वो एक खुद खा लेती हैं और दूसरी रोटी कपड़े में बांधकर रख लेती हैं, जिससे वह रोटी अपने पति को खिला सके। एक और घर से उसे 2 रोटियां मिलती हैं, जिन्हें वह फिर से उसी कपड़े में रख लेती हैं ताकि वह अपने पति को खाना खिला सके। परंतु जैसे ही वह घर पहुंचती हैं, अपने पति को मृत पाती है, जिससे वह विक्षिप्त हो जाती है। एक दिन उसे पुनर्वास के कारण अपनी जमीन छोड़नी पड़ती है और जहां वह रहती है वह स्थान पानी में डूब जाता है। वह इतनी विवश है कि अपने मृत पति का अंतिम संस्कार भी नहीं कर पाती है। इन कारणों से वह विक्षिप्त पागल जैसे हो
हो जाती है। और एक ही वाक्य को गांव में हर आने जाने वालों से कहती है, गरीब आदमी का शमशान नहीं गुजरना चाहिए। ये सार संक्षेप में हमने आपको इसकी कहानी बताई है। कुछ कठिन शब्द है इसमें, देखिए। खोली यानी कोठरी होता है, प्रतिद्वंदी यानी प्रतियोगी, चौक का अर्थ चूल्हा, माटा खान यानी मिट्टी की खान, उड़ेल मतलब उल्टा, बासी यानी पुराना, पुरखे यानी पूर्वज, तंगी अभाव, जायदाद यानी संपत्ति, आसक्त मतलब कमजोर जो होता है, कातर यानी चिंतित, एवज यानी बदले में, बेगार करना, बिना धन लिए काम करना, बेगारी करना जिसको बिना धन लिए काम करना, आहट यानी आवाज, पुनर्वास मतलब होता है पुनः आवास बनाना, फिर से घर बनाना, जिंदगी मतलब जिंदगी, कंटर यानी कनस्तर होता है, जुटाना यानी इकट्ठा करना, जुटाना मतलब होता है इकट्ठा करना, ठीक है। भिलांगना एक नदी का नाम, ग्राहक यानी खरीदने वाले, भाग्यवान मतलब जिसकी किस्मत अच्छी है, हड़बड़ी मतलब जल्दबाजी, दिल गवाही देना मतलब होता है इच्छा होना, तंगी यानी गरीबी, अभाव, कमी, मन मसोरना का मतलब होता है इच्छा होते भी पूरा ना कर पाना, दिमाग चकराना, मोहरा है परेशान हो जाना, कासा एक धातु का नाम, चेहरा खिल जाना, खुश हो जाना, बेगार करना, बिना मजदूरी लिए काम करना, आमदनी यानी कमाई, पुनर्वास यानी दोबारा बसाना आदि। तो आइए इस कहानी को थोड़ा सा बड़े रूप में पढ़ते हैं। माटी वाली पाठ विस्थापन की समस्या की मर्द स्पर्शी कहानी है। टेहरी शहर में एक बूढ़ी रहती है जिसे लोग माटी वाली के नाम से कहते हैं। वह घर घर जाकर मिट्टी बेचने का काम करती है। इस मिट्टी से घरों में चूल्हा चौका लीपने का काम किया जाता है। इसकी ज़रूरत हर घर में होती है। माटी वाली घर से दूर जाकर माठ खान से मिट्टी खोदती है, उसे कंटर में भरती है और शहर में यह मिट्टी घर घर बांटती है, पहुंचाती है। यही उसकी आजीविका है, का साधन है। इसी मिट्टी से जो उसे पैसे मिलते हैं उसी से वो उसकी गुजर बसर करती है। मिट्टी बेचती है, इसलिए सब लोग उसको मिट्टी वाली कहते हैं। घर घर में मिट्टी पहुंचाने के कारण उसे माटी वाली कहा जाता है। वह हंसमुख स्वभाव की, सहनशील है, इसलिए सब लोग उसके आचरण से, व्यवहार से बहुत खुश रहते हैं। माटी वाले का एक पति है, बूढ़ा है, कमज़ोर है, आसक्त है और काम करने में असमर्थ है। वह बीमार रहता है। माटी वाली जिन घरों में मिट्टी देती थी उन घरों की महिलाएं, माटी वाली जिन घरों में मिट्टी देती थी उन घरों की महिलाएं उसकी हालत देखकर, उसके मतलब माटी वाली की हालत देखकर उसे एक दो रोटी, कभी कभार चाय भी दे दिया करते थे। इनमें से वो एक दो रोटी खाती थी, बाकी रोटी को बचाकर वह बाकी रोटी अपने पति के लिए बचा ले जाती थी। एक दिन माटी वाली को किसी घर में 2 रोटियां और साग के नाम पर पीतल के बड़े गिलास में चाय मिली। उसने उस रोटी को कपड़े में लपेटा, खुद चाय पी। माटी वाली ने घर की मालकिन से पीतल के गिलास को देखकर कहा, पुरानी चीज़ें बहुत कम लोगों के पास रह गई हैं। इस पर मालकिन ने कहा, ये पुरखों की जुटाई चीज़ें हैं,
जिन्हें पुरखों ने पता नहीं किस किस तरह से पैसे बचाकर खरीदे हैं, अब लोग इनकी कदर नहीं करते, लेकिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इधर टहरी में कुछ समय से चर्चा थी कि सरकार शहर को खाली कराना चाहती है, क्योंकि यहाँ बांध बनाया जा रहा है। लोग शहर छोड़कर जाने की तैयारी में थे। माटी वाली की समस्या यह थी कि इस उम्र में शहर छोड़कर कहाँ जाएंगे। जो जमीन जायदाद के मालिक हैं वे तो कहीं ना कहीं चले जाएंगे, पर उसका क्या होगा? उसकी ज़िंदगी कैसे चलेगी? वो कैसी कमाई करेंगे? उसका नया बसेरा कहाँ होगा? उसकी तरफ दिखने वाला कौन है? उसकी मदद करने वाला कौन है? उस दिन माटी वाली को 2-3 घरों में माटी देने के बाद 3 रोटियां मिल गईं, जिन्हें वह बांध कर घर ले जा रही थी। वह सोच रही थी कि आज 1 पाव प्याज खरीदकर उसे कूटकर रोटी के साथ अपने पति को देगी। घर पहुँचे पर उसकी आहट से जब बूढ़े ने उसकी ओर ना देखा तो वो चौंक गई। पास जाकर छूकर देखा, पता चला कि उसका पति गुजर चुका था, मर गया था, उसकी मौत हो गई थी। टहरी बांध के कारण विस्थापित होने वाले लोगों के साथ वह भी पुनर्वास अधिकारी के पास पहुंची। साहब ने उससे घर का कागज दिखाने को कहा। उसके पास ऐसा कोई कागज नहीं था, क्योंकि उसके पास कोई ज़मीन थी ही नहीं है। वो तो गांव के एक धनवान व्यक्ति की ज़मीन पर अपनी झोपड़ी बनाकर रहती थी, और बदले में उस धनवान के घर में जाकर उसको बिना मजदूरी के बिना पैसे लिए काम करना पड़ता था। वह आजीवन भाट खान से मिट्टी खोदकर बेचने वाले के पास घर का प्रमाण पत्र कहाँ से होता? भाट खान भी उसके नाम नहीं था। ऐसे में उसे सरकारी सहायता कैसे मिलती? यानी उसके पास ज़मीन नहीं है, ज़मीन के कोई कागज नहीं है, इसलिए उसको किसी प्रकार की सरकारी सहायता नहीं मिलती। जबकि शहर के दूसरे लोगों को प्रमाण पत्र के आधार पर सरकारी सहायता, पुनर्वास के लिए सरकारी सहायता पैसे के रूप में, रुपयों के रूप में दे दी जाती है। कुछ समय बाद टहरी बांध की 2 सुरंगों को बंद कर दिया गया। टहरी शहर में पानी भरने लगा और पूरे शहर में भगदड़ मच गई। लोग अपने अपने घर छोड़कर भाग रहे थे। निचली जमीन पर बनी शमशान भूमि भी डूबते जा रही थी। यह सब देखकर मानसिक रूप से विक्षिप्त माटी वाली आने जाने वाले हर व्यक्ति से एक ही बात कहती थी, गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि माटी वाली का जीवन जो है पहले से गरीबी के कारण अभाव कष्टों से भर जाता है, और पुनर्वास की जब समस्या आती है तो उसकी ज़िंदगी में और बड़े बड़े कष्ट आ जाते हैं। तो शहर में उसे किस ज़मीन ना होने के कारण से, ज़मीन का पट्टा नहीं होने के कारण से उसे सरकार की तरफ से कोई सहायता नहीं मिलती है। उसके पति की भी मौत हो जाती है। शमशान घाट भी पानी से भर जाता है। उसके सामने पति के अंतिम संस्कार के लिए भी जुगाड़ नहीं हो पाता है। तो वो पागल हो जाता है, विक्षिप्त हो जाती है, और आज आने जाने वाले लोगों से बार बार यही शब्द कहती हैं, गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। तो ये दुखांत कहानी है, दर्दनाक कहानी। तो शहरवासी सिर्फ माटी वाली के नहीं, उसके कंटर को भी अच्छी तरह से पहचानते थे। तो यहाँ पर माटी वाली की लाल मिट्टी हर घर की आवश्यकता थी, जिससे चूल्हे चौके की पुताई की जाती थी, जिसके बिना किसी का काम नहीं चलता था। मिट्टी देने का यह काम उसके अलावा और कोई नहीं करता था। उसका कोई और कोई प्रतिद्वंदी नहीं था।
शहर के भाट खान काफ़ी दूर था, इसलिए लोग अपने अपनी मिट्टी नहीं ला सकते थे। शहर की रेतीली मिट्टी से लिपाई का काम नहीं किया जा सकता था। माटी वाली हंसमुख स्वभाव की थी, जो सबसे मिलजुल कर अच्छे से बात करती थी। माटी वाले के पास अपने अच्छे बुरे भाग्य में ज़्यादा सोचने का समय ही नहीं था। क्यों? माटी वाली समाज की अत्यंत गरीब मजदूर महिला थी। वह सुबह जल्दी उठकर भाट खान जाती थी, माटी खोदकर कंटर में भरती, मिट्टी सहित कंटर सिर पर उठाती, शहर में घर घर घूमती। इसके बदले में लोग उसे एक दो रोटियां और कुछ चाय और कुछ पैसे दे देते थे। उसे अपने बीमार पति की चिंता भी रहती थी, उसकी देखभाल भी वही करती थी। अपनी इसी दिनचर्या को उसने अपनी नियति मान लिया कि मेरे भाग्य में सिर्फ यही लिखा है, मेरा अंत यही करते करते होगा। इसी में वो जिए जा रही थी। ऐसे में उसके पास अपने अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में सोचने का वक्त ही नहीं था। भूख मीठी कि भोजन मीठा, इसका क्या मतलब बता रहे हैं। भूख और भोजन का आपस में बहुत गहरा संबंध है, बहुत गहरा रिश्ता है। यदि खाने वाले को भूख लगी है तो भोजन रुचिकर हो या ना हो, रुचिकर लगता है। और खाने वाले का पेट पहले से भरा हो तो अच्छा भोजन भी उसे अच्छा नहीं लगता है, उसे भोजन में कोई स्वाद नहीं मिलता है, भोजन की ओर देखने का उसका मन नहीं करता है। अतः स्वाद भोजन में नहीं बल्कि भूख में होता है। भूख लगी हो तो साधारण भोजन भी बहुत अच्छा लगता है। तो पुरखों की गाड़ी कमाई से हासिल की गई इन चीज़ों को हराम के भाव बेचने से मेरा दिल नहीं गवाही देता है। मालकिन ने ऐसा क्यों कहा? एक घर की मालकिन ने ऐसा क्यों कहा? हमारे घरों में पूर्वजों के अथक परिश्रम से बनाई गई कुछ पुरानी चीज़ें हैं, जो उनके ना रहने पर भी पूर्वजों की याद दिलाती हैं। पीढ़ियों से चली आ रही यह धरोहर विरासत के नाम से जानी जाती है। हम इनका मूल्य देखकर नहीं समझना चाहिए। हमें यह अनुमान लगाना चाहिए कि अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए कमी करके बचाई गई राशि से हमारे पूर्वजों ने ये जो बर्तन भांडे हैं पुराने ज़माने के, ये इन्होंने कैसे खरीदे? इन्होंने अपनी कमाई से कुछ पैसे बचा कर धीरे धीरे पैसा जमा कर उन्हें खरीदा है। पुरानी चीज़ें हैं, मतलब आज इनका महत्व नहीं है ऐसा नहीं, ये यादें हैं, पूर्वजों की हमारी यादें हैं, उनकी गहरी कमाई की यादें हैं। और उनको इस तरह हमें आज नहीं बेचना है, बल्कि उनको धरोहर के रूप में संजोकर रखना है। हम उनका उपयोग करें, हम उनको बेकार की चीज़ ना समझें हैं। तो पूर्वजों की यादों को नष्ट नहीं करना है, उनकी बनाई हुई चीज़ों को सहेज कर रखना है। यह मालकिन का कहना था। तो माटी वाली का रोटियों का इस तरह से हिसाब लगाना उसकी किस मजबूरी को बताता था। माटी वाले की वृद्धावस्था तथा गरीबी पर तरस खाकर कुछ घर के लोग उसको 2-4 रोटियां ताजी बासी जो भी हो और कुछ चाय दे दिया करते थे। इनमें से वो 1-2 रोटी को अपने कपड़े में बांध देते थे, बची रोटियों को बांध देती थी, ताकि वो अपने घर जाकर पति को खिला सके। और घर में उसका जो पति था वो बीमार था, वृद्ध था, काम करने के लायक नहीं था। माटी वाली को जैसे ही 2-4 अधिक रोटियां मिलती वो तुरंत सोचने लगती, इतनी रोटी मैं स्वयं खाऊंगी, बची रोटियां अपने पति को खिलाऊंगी। इसके द्वारा रोटियों का हिसाब लगाती थी। गरीबी, मजबूरी तथा विवशता को प्रकट करता है। ये सब भाव जो है माटी वाली का, ये उसकी गरीबी को बताता है। रोटियों का ही हिसाब लगा रही है, एक मैं खाऊंगी, एक मेरा पति खाएगा, एक संजोगी, ऐसा हिसाब जो किया जाता है, इससे माटी वाली की गरीबी पता चलती है, उसकी मजबूरी पता चलती है, उसकी व्यवस्था का पता चलता है। वह सुबह से शाम तक परिश्रम करती है। सवेरे चली जाती थी जंगल में मट्टी लाने के लिए
और दोपहर के बाद वो मिट्टी लेकर आती थी और सबके घर में पहुंचाती थी। गरीब आदमी का शमशान नहीं उजाड़ना चाहिए। इसका क्या अर्थ है समझिए। ये डायलॉग अंत में वो माटी वाली बोलती है। माटी वाली नामक इस पाठ में लेखक ने गरीबों की विस्थापन की समस्या को अत्यंत प्रभावशाली ढंग से उठाया है। लेखक ने टेहरी से विस्थापित होने वाले लोगों के दर्द महसूस किया और इस कहानी में उसको वर्णन किया। माटी वाले के पास ना कोई अपनी ज़मीन थी, ना भाट कान का कोई कागज़ था। वो तो गांव के ठाकुर की ज़मीन पर झोपड़ी डालकर रहती थी। माटी वाली एक दिन जब घरों में माटी पहुंचा कर आती है तो देखती है कि उसके पति की मृत्यु हो चुकी है। माटी वाले के सामने इस समस्या के साथ मुख्य समस्या शहर के विस्थापित होने की नहीं बल्कि अपने पति के अंतिम संस्कार की थी। शहर विस्थापित हो रहा है, शहर उजड़ रहा है, शहर के सब लोग शहर छोड़कर दूसरी जगह रहने चले जा रहे हैं। ये बड़ी समस्या उसके लिए नहीं थी, क्योंकि उसके पास तो ज़मीन थी ही नहीं, ना ज़मीन का कोई कागज़ था। तो विस्थापन की समस्या उसके लिए कोई बड़ी नहीं थी, उसका कोई महत्व और अर्थ नहीं था, क्योंकि उसके पास कोई ज़मीन नहीं थी। परंतु उसके पति की मौत हो गई थी और उसका अंतिम संस्कार करना था और शमशान घाट भी पानी में डूब चुका था। उसके लिए अपने पति का अंतिम संस्कार करना बहुत बड़ी समस्या, बहुत बड़ी चुनौती बन गई थी। वह सोचती है एक और व्यक्ति प्रतिदिन विकास का दावा करता है, पर गरीब आदमी गरीब आदमी का सब कुछ छीना जा रहा है। मरने के बाद उसे जगह नहीं मिल रही है। मेरा पति मर चुका है, उसके अंतिम संस्कार के लिए मुझे जगह नहीं मिल रही है। इससे बड़ा दर्द, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। और मुझे कोई सहारा देने वाला भी नहीं है, मुझे कोई सपोर्ट करने वाला भी नहीं है, मेरी कोई सहायता करने वाला भी नहीं है। वो पीड़ा से, दर्द से कराह रही है, हताश निराश है और पागल हो गई है। और क्या बोलती है, और आम आदमी का शमशान नहीं उजाड़ना चाहिए। तो विस्थापन की समस्या बड़ी जटिल है। आज व्यक्ति, समाज, देश सभी प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। विकास के नाम पर बिजली, पानी, सड़कें आदि की अच्छी व्यवस्था की जा रही है। जिन स्थानों पर बिजली, सड़क नहीं है उनको वहाँ बनाया जा रहा है। तो सरकार कुछ बड़ा बनाने के लिए गांव वालों की ज़मीन भी ले लेती है, इसके बदले में उन्हें दूसरी जगह रहने के लिए स्थान भी देती है या उसके बदले में पैसा भी देती है। लोगों को अपना बसा बसाया घर छोड़ना पड़ता है, व्यवसाय छोड़ना पड़ता है, खेती बाड़ी छोड़नी पड़ती है। विस्थापन से जब कोई गांव उजड़ता है या विस्थापन की समस्या आती है तो लोगों को क्या क्या तकलीफ आती है। लोगों को अपना बसा बसाया घर छोड़ना पड़ता है, लोगों को अपना बना बनाया व्यवसाय छोड़ना पड़ता है, खेती बाड़ी छोड़नी पड़ती है, घर द्वार छोड़ना पड़ता है। सरकारी आदेश की अवहेलना भी तो नहीं की जा सकती। लोग अपने पुरखों की बनाई जमीन जायदाद आदि को छोड़ना नहीं चाहते हैं, परंतु ऐसा करने पर वे मजबूर हैं, ऐसा करने में उन्हें कष्ट होता है। कुछ लोग इस दुख को सह नहीं पाते हैं और पागल हो जाते हैं। कुछ लोग मृत्यु को भी प्राप्त हो जाते हैं। सबसे बुरी स्थिति उन लोगों की होती है जिनके पास कोई ज़मीन नहीं है और जिनका बड़ी मुश्किल से गुजारा होता रहता है, छोटा मोटा काम करके जो अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, जिनके पास ज़मीन का कोई पट्टा नहीं होता, कोई प्रमाण पत्र नहीं होता। ऐसे लोगों के लिए विस्थापन की जो समस्या है वो मौत के बराबर हो जाती है। तो इस प्रकार हमने ये जो पाठ आपको पढ़ाया है, इस पाठ को आप अपनी गाइड बुक से पढ़िए। आपके पास हर्बर प्रेस के द्वारा लिखी गई स्कूल से किताब दी गई है, वहाँ पर उसके अंदर ये लेसन भी है, प्रोज है,
पोइट्री है और कृतिका का भी है। ये लेसन निकाली है और हार्बर प्रेस के द्वारा लिखी गई प्रैक्टिस बुक को से बुक से इसको पढ़िए और उसके कुछ प्रश्नोत्तर भी हैं, उसको भी देखिए। तो इस प्रकार कृतिका क्लास 9th में कृतिका का जो कोर्स है वो पूरा हो गया है। 3 लेसन हैं। लेसन की होते हम पढ़ा चुके हैं, भी पढ़ा दिए, माटी वाली भी पढ़ा। अब आपको नोटबुक में इन तीनों पाठों के प्रश्नोत्तर को लिखना है। गाइड से लिखिए, नेट से लिखिए या कहीं से भी आप प्रश्नोत्तर लिखिए, क्योंकि प्रश्नोत्तर जांचे जाएंगे और प्रश्नोत्तर होमवर्क करने पर आपको नंबर दिए जाएंगे और ये नंबर आपको आपकी परीक्षा में जुड़ेंगे। तो नोटबुक में प्रश्नोत्तर लिखना जरूरी है। गद्य के भी जो पाठ पढ़ा दिए गए उसको भी लिखिए, पद्य के जो पाठ पढ़ा दिए गए उसको भी लिखिए। लिखने का काम बराबर जारी रहना चाहिए और पढ़ने का काम भी जारी रहना चाहिए। इस समय आपका घर ही आपका विद्यालय है और ये जो पढ़ाई हो रही है उस पर आपको हर दिन समय देना है, हर सब्जेक्ट पर समय देना है और ध्यान देकर पढ़ना है और लिखना है। तभी आप आने वाले दिनों में जो परीक्षा होगी उसमें सफल होंगे। बिना मेहनत के, बिना पढ़ाई के आप पास नहीं हो सकते, ये बात ध्यान में रहे। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए। और आज मैं आपको अभी संवाद लेखन का कुछ उदाहरण बता रहा हूँ हैं। इसको आपके मोबाइल में हम भेज रहे हैं, इसको खोलिए और इसको पढ़िए और संवाद लेखन कैसे लिखना है उसको समझिए। आज भी भेजेंगे, कल भी भेजेंगे हैं। संवाद लेखन को आप ध्यान देकर पढ़िए, ठीक है। ओके बाय। सर देखिए तो